Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the vital signs. वाइटल साइंस हमारी ट्रेनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब हम ड्यूटी करते हैं तो हमें वाइटल साइंस के बारे में पता होना चाहिए। और आगे भी आप ऐसे ही बेसिक टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पढ़ेंगे वाइटल साइंस के बारे में। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर आर दी वाइटल साइंस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल साइंस। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को वाइटल साइंस बोला जाता है और इनको कार्डिनल साइंस भी बोला जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी के टाइम पर जाते हैं, आपसे अगर बोला गया है वाइटल साइंस चेक करो और वाइटल साइंस के अलावा अगर कोई बोलता है कि कार्डिनल साइंस चेक करो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को ही वाइटल साइंस और कार्डिनल साइंस बोला जाता है। व्हेन टू असेस वाइटल साइंस, हमें कब कब पेशेंट के वाइटल साइंस को असेस करना है। ऑन दी पेशेंट्स एडमिशन, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो सबसे पहले हमें पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करने होते हैं। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जब हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब भी हमें वाइटल साइंस असेस करना होता है। बिफोर एंड आफ्टर इन्वेसिव डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसीजर, अगर हम कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं या सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो प्रोसीजर करने के पहले और बाद में हमें पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करना होता है। मेनली सर्जरी के टाइम पे भी हमें वाइटल साइंस असेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सर्जरी करने के टाइम पर वाइटल साइंस का नॉर्मल होना ज़रूरी है और अगर हमने चेक नहीं किए तो सर्जरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग रिकवरी, रिकवरी के टाइम पे जब पेशेंट रिकवर कर रहा है तो उस टाइम पर भी हमें वाइटल साइंस चेक करना होता है। बिफोर एंड आफ्टर medications that affect cardiovascular और respiratory functions, जो मेडिसिन जो कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी फंक्शन को अफेक्ट करती हैं तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से पहले और बाद में भी हमें वाइटल साइंस को असेस करना है। इन एनी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है तो उस टाइम पर हमें वाइटल साइंस असेस करना होता है। तो अगर जैसे कि वाइटल साइंस की वजह से जब कभी मान लीजिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो उस टाइम पर भी हम अगर वाइटल साइंस चेक कर लेंगे तो हमें पता चल सकता है कि आखिर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अगर जो कंडीशन पेशेंट की ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है, तो वो वाइटल साइंस की वजह से तो नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर। हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर क्या है? एक बैलेंस है। हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन भी होता है और हीट का लॉस भी होता है, तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसको बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। हीट प्रोडक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। जब हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मोजेनेसिस। हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। और जब हमारी बॉडी से इन्वायरमेंट में हीट का लॉस होता है तो उसको बोला जाता है थर्मोलाइसिस। नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, देखिए अब हम नॉर्मल रेंज पढ़ेंगे, ये एडल्ट्स का हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरल और टिम्पैनिक। तो उनका अगर हम देखें बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल कितना रहेगा? रेक्टल अगर सेल्सियस में देखेंगे तो हम 37.6 डिग्री रहेगा और फ़ारेनहाइट में 99.6 डिग्री। एक्सिलरी रहेगा 36.4 डिग्री सेल्सियस और
फ़ारेनहाइट में 97.6 डिग्री, ये नॉर्मल वैल्यूज़ है टेम्परेचर की। नेक्स्ट आता है फार्मूला टू कन्वर्टिंग टेम्परेचर यूनिट। अगर हमने सेल्सियस में टेम्परेचर असेस किया है पेशेंट का, तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। देन ऐसे ही फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो अब हम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लास थर्मोमीटर। मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ओरल, रेक्टल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। इट टेक्स अबाउट 2 to 8 मिनट फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। जो ग्लास थर्मोमीटर होता है, ये आप जो इमेज देख रहे हैं, ये ग्लास थर्मोमीटर की इमेज है। नॉर्मली ये ओरल, रेक्टल और एक्सिलरी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक्यूरेट रिजल्ट हमें चाहिए तो इसको 2 से 8 मिनट तक प्लेस करके रखना पड़ता है हमें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। इट इज़ यूज्ड टू मेजर ओरल, एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर। इट टेक्स अबाउट 2 मिनट to 30 सेकेंड्स फॉर द एक्यूरेट रीडिंग। ये एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है। इसके थ्रू भी हम ओरल, एक्सिलरी और रेक्टल टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। इसको सिर्फ ऑन करके हमें प्लेस करना होता है। इसके बाद इसमें 30 से 2 मिनट के अंदर हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है। नेक्स्ट, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। इट इज़ अ केमिकल थर्मोमीटर। कलर ऑफ केमिकल यूनिट changes to specific temperature. It takes about 60 seconds for accurate reading. ये एक टाइप का डिस्पोजेबल जो थर्मोमीटर है, ये एक टाइप का केमिकल थर्मोमीटर भी हम बोल सकते हैं। और इसको हम 60 सेकेंड्स तक अगर हम प्लेस करेंगे तो इससे हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है टिम्पैनिक थर्मोमीटर। It is used to measure air temperature, tympanic temperature. It makes about 2 to 3 seconds for accurate reading. Tympanic thermometer हम ईयर में प्लेस करके टिम्पैनिक थर्मोमीटर के थ्रू टेम्परेचर असेस कर सकते हैं, और 2 से 3 सेकेंड्स में हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे फीवर के बारे में। Body temperature above than normal is called as fever or hyperthermia. The person having fever is indicates as febrile. देखिए, जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको फीवर बोला जाता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम उसको फीवर बोलते हैं। फीवर कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज। अब उस फीवर को भी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है लो ग्रेड फीवर। इसमें टेम्परेचर रहता है 37.1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इससे ज़्यादा रहेगा, लेकिन 38.2 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। फिर आता है हाई ग्रेड फीवर। इसमें बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 38.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। फिर होता है हाइपरपायरेक्सिया, हायर देन 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से पेशेंट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है इंटरमिटेंट फीवर, अल्टरनेट फेब्राइल एपिसोड्स विद पीरियड्स ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि फीवर आता है और चला जाता है, उसके एपिसोड्स आते हैं। देन रेमिटेंट फीवर, कंटिन्यूस फीवर बट वेरिएशंस थ्रू आउट अ डे। ये भी एक टाइप का कंटिन्यूस फीवर है। देन नेक्स्ट आता है पल्स। द पल्स इज एन इंडेक्स of the heart rate and rhythm. Pulse provides valuable data about person's cardiovascular status. पल्स क्या है? एक इंडेक्स है हमारी हार्ट रेट और रिदम के बीच का। ठीक है, पल्स हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? पल्स हमें वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करवाती है हमारे कार्डियोवास्कुलर स्टेटस की। डेफिनेशन,
द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। पल्स एक वेव है, हमारे ब्लड की वेव है। ये कब क्रिएट होती है? जब हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब पल्स क्रिएट होती है। और पल्स क्या है? ब्लड वेव। साइट्स ऑफ मॉनिटरिंग पल्स। अब पल्स को मॉनिटर करने की साइट्स देखिए। फर्स्ट है टेम्पोरल, फिर सेकंड, ये जो हम साइट्स देख रहे हैं, जो मैं साइट्स आपको बताऊंगी, उन साइट्स के थ्रू हम पेशेंट की पल्स को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है टेम्पोरल, सेकंड है कैरोटिड। देखिए, इसके बाद है ये एपिकल पल्स, फिर आती है ब्रेकियल, नेक्स्ट रेडियल पल्स, फिर है ये फीमोरल पल्स। हमारी जो फीमोरल आर्टरी है उसके थ्रू हम फीमोरल पल्स को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल पल्स। ये पॉप्लिटियल पल्स के असेस करने के लिए हमें हमारी लेग को 45 डिग्री तक बेंड करना होता है। उसके बाद हम पॉप्लिटियल पल्स को भी असेस कर सकते हैं। देन फिर आता है पोस्टीरियर टिबियल। देखिए, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इसको कैसे असेस करना है। देन नेक्स्ट है डॉर्सल पेडिस। हमारे पैर के थ्रू हम इसको असेस कर सकते हैं। देन आता है पल्स रेंज। नॉर्मल पल्स रेट वेरियस डिपेंडिंग ऑन एज। देखिए, जो हमारी पल्स रेट है वो हमारी एज पर डिपेंड करती हैं। फॉर अ हेल्दी अडल्ट द नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल अडल्ट के लिए जो पल्स रेंज होती है वो 60 से 100 होती है। ठीक है। टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? एन एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट। देखिए, टैकीकार्डिया में क्या होता है? जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। और फिर होता है ब्रेडिकार्डिया, एन एबनॉर्मल स्लो हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट। इसमें क्या होता है कि ये एबनॉर्मल हार्ट रेट है ये भी, लेकिन इसमें हार्ट रेट स्लो हो जाती है 60 बीट से भी कम। ठीक है। टैकीकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा होती है और ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कम होती है। फिर आता है बाउंडिंग, स्ट्रॉन्ग फुल फोर्स पल्स। इसमें ये जो बाउंडिंग है, इसमें जो पल्स होती है वो फुली फोर्स्ड होती है, स्ट्रॉन्गली। देन नेक्स्ट है 3D वीक। डिफिकल्ट 3D वीक क्या होता है? डिफिकल्ट टू पाल्पेट अ पल्स ऑफ डिमिनिश्ड स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि जब हम पल्स को पाल्पेट करते हैं तो हम पाल्पेट करते टाइम हमें असेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डिमिनिश्ड हो चुकी होती है। एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब है नो पाल्पेबल पल्स। हम पाल्पेशन के थ्रू पल्स को असेस नहीं कर सकते। इर्रेगुलर, व्हेन इंटरवल्स वेरियस बिटवीन पल्स। इसमें जो पल्स रेट होती है वो कैसी रहती है? इंटरवल्स में आती है, इर्रेगुलर आती है। देन बीजिमनल पल्स, ये क्या है? अरेगुलर इर्रेगुलर पल्स एक्यूरिंग विथ प्रीमैच्योर बीट्स। इसमें जो पल्स की जो बीट्स होती है वो प्रीमैच्योर होती है। फिर आती है डायक्रोटिक। अब इसमें क्या है? स्प्लिट और डबल पल्स बीट दी सेकंड बीइंग वीकर देन फर्स्ट। इसमें देखिए, फर्स्ट में तो जो पल्स रेट रहेगी वो कैसी रहेगी? नॉर्मल बोल सकते हैं या वीक बोल सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम आएगी वो कैसी होगी? डबल आएगी। ठीक है। अब आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। द लंग्स प्ले अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस। देखिए, रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए 2 प्रोसेस होती है। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए, इंस्पिरेशन में क्या है? जो हमारी थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपेंड हो रही है इंस्पिरेशन में, और जो हमारी इंट्राकॉस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। और जो एक्सपिरेशन है उसमें जो थोरेसिक कैविटी है वो रिड्यूस हो गई है, और जो इंट्राकॉस्टल मसल है वो भी
रिलैक्स हो गई हैं। डायफ्राम इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपिरेशन के टाइम पे रिलैक्स होता है। देन नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन रेट, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द पर्सन ब्रीथ्स एंड आउट इन 1 मिनट। देखिए रेस्पिरेशन रेट को हम कैसे देखेंगे कि 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ को पर्सन इन कर रहा है और आउट कर रहा है, ठीक है, उसको हम काउंट करेंगे। देन फिर नेक्स्ट आता है डेप्थ। It is estimated by observing movement of chest during inspiration which may be deep or shallow। इसमें हम क्या है, हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक बार में पर्सन कितनी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है, उसका हम डेप्थ देखेंगे। देन आता है रिदम, इट इंडिकेट्स द इक्वल इंटरवल बिटवीन टू रेस्पिरेशन। ये क्या है, ये हम इसमें क्या देखते हैं कि इंटरवल कैसा है, दो रेस्पिरेशन के बीच में कितना इंटरवल है, इक्वल है या नहीं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन। द नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ऑटोनॉमिक, इफर्टलेस एंड रेगुलर। द नॉर्मल अडल्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज जनरली रेंज बिटवीन 14 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। देखिए जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो ऑटोनॉमिक होता है और हमें ऑक्सीजन इनहेल करने में और एक्सेल करने में कोई एफर्ट नहीं लगाना रहता है, ठीक है, और रेगुलर रहता है। और अडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है 40 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे असेस करना है रेस्पिरेटरी रेट को। तो इसमें place the patient arm is relaxed position across his abdomen and place your hand on the patient's arm. Now observe complete respiratory cycle, inspiration and expiration। देखिए हमने इसमें पेशेंट को लेटा दिया है और उसके जो आर्म्स है वो भी रिलैक्स्ड है। उसके बाद हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट का एक साइकिल कैसे कंप्लीट हो रहा है। अब एक साइकिल में क्या होता है, जब पेशेंट ऑक्सीजन को इनहेल करेगा फिर उसके बाद एक्सहेल करेगा तो वो पेशेंट का एक साइकिल होगा। तो हमें साइकिल्स को काउंट करना है कि 1 मिनट में पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी साइकिल है वो कितना आ रहा है, ठीक है। देन सम टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में भी कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे टैकिपनिया, एन इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट। देखिए टैकिपनिया और बैडिपनिया ये हम देखेंगे। तो टैकिपनिया में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, 24 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। और ब्रैडिपनिया में क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लेस देन 10 हो जाएगा। और एपनिया में टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रेट, इसमें जो ब्रीथिंग है उसका टोटल सिजेशन हो जाएगा। और इसके बाद आता है हाइपर एपनिया, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें जो रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स exerted by the blood against the vessel arterial wall which is measured in millimeter of mercury, जिसको हम बोलते हैं mm of Hg। ब्लड प्रेशर क्या है, फोर्स होता है, ठीक है, ब्लड का अगेंस्ट वेसल्स, ठीक है, आर्टीरियल वॉल का, ठीक है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसको बोला जाता है mm of Hg, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंक्लूड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। इसमें भी क्या है, हमें सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। द मैक्सिमल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या है कि जब हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें आर्टरीज के थ्रू कितना प्रेशर का यूज किया जाता है, ठीक है। और डायस्टोलिक प्रेशर में द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरीज वॉल विद द वेंट्रिकल एट रेस्ट, ठीक है। देखिए सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर में जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है
वो रेस्ट में होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है, ठीक है। सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वेंट्रिकल और डायस्टोलिक में वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। देन मेथड्स ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने की क्या मेथड है? तो सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड एंड ऑसिलोस्कोप is used for this method. This method is a continuous method which measure mean pressure. A needle or catheter is inserted into the brachial, radial or femoral artery and oscilloscope displays an arterial pressure of waveform. देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट में हम जो पेशेंट की जो ब्रेकियल और रेडियल और फीमोरल आर्टरी है उसमें डायरेक्ट नीडल को इंसर्ट करके इस डिवाइस के थ्रू हम पेशेंट का डायरेक्ट ब्लड प्रेशर असेस कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड, टेकिंग ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग स्फिग्नोमैनोमीटर। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस अवेलेबल। अब इसमें क्या है कि हमको खुद मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्फिग्नोमैनोमीटर आते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी मैनोमीटर, एनीरॉइड मैनोमीटर और इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस। इन तीनों के थ्रू हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर असेस कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज एन अडल्ट वेरियस बिटवीन 100 to 140 mm of Hg systolic and 60 to 90 mm of Hg diastolic, but BP may vary widely depending on individuals and other factors। देखिए जो पेशेंट का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वो जो सिस्टोलिक होता है वो 100 से 140 होना चाहिए और जो डायस्टोलिक है वो कितना होना चाहिए, 60 से 90। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम बोल सकते हैं पेशेंट का 120/80 mm of Hg, ठीक है। लेकिन जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल के अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।